नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष, ठीक है। बीएड प्रथम वर्ष या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आप कहीं कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज हो रहा है और किसी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज हो रहा है। तो दोस्तों, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप हैं या बीएड फर्स्ट ईयर के आप हैं, तो आपके लिए आज का जो ये वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पेपर नंबर 4 के अंतर्गत हम 50 प्रश्नों के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हम 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। यानी 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो आरपी टारगेट यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सीरीज तैयार कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए पेपर हम देखते हैं। पेपर नंबर 4, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में कैसे लिखना है उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को लिखा गया है। तो पहला मान लीजिए कि मेरा प्रश्न संख्या 16, इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसको जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि केवल हम हेडिंग को समझेंगे। हेडिंग अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद से आप 1 से 2 पेज लिख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी ये क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, इसको 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। तो आपका जो बीएड की जो कॉपी होती है उस पर 5 लाइन से अधिक मत लिखिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है और इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर या अधिकतम 2 नंबर मिलेगा। इसके बदले में अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो फिर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका 15 नंबर छूट जाएगा। तो दोस्तों, इस सब क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम न देते हुए इसको 5 लाइन अपना लिखिएगा। तो देखिए, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक होता क्या है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक होता क्या है, तो मनोवैज्ञानिक क्या होता है, आइए नीचे हम लोग जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से थोड़ा समझते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण की मदद से किसी व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन देखिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। किससे? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। यानी व्यक्ति, आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, वो आपके कार्य करने का स्टाइल है वो क्या है, ये हमें किससे पता चलता है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता चलता है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हो सकता है कि आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या होता है, तो आप लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण को लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये नीचे और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा क्रॉनबर्ग के शब्दों में, ठीक है। कैसे आप लोग लिखिएगा परिभाषा, मान लीजिए कि अभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण आपने लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन और छोड़ देंगे, उसके बाद कौन मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है उस उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। उनके शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे क्रॉनबर्ग के शब्दों में लिख सकते हैं या क्रॉनबर्ग के अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगाना न भूलिएगा, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा में परिभाषा को लिखा जाता है। तो क्रॉनबर्ग
के शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को आप लोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और 1986 क्या है। तो इसको हम लोग, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको शॉर्ट में और अच्छी तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे सामान्य जाति हो, या कोई भी हो, भारत का नागरिक हो या बाहर अदर स्टेट का, अदर कंट्री का भी नागरिक है और भारत में निवास करता है, तो उन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति समान अवसर प्रदान करती है। किसके लिए? शिक्षा के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? तो शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसका एक ये बहुत महत्वपूर्ण ये योगदान है कि शिक्षा जो भी प्रदान किया जाएगा वो बच्चे के मातृभाषा, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का बच्चा जो विद्यालय जाता है, तो हो सकता है कि भोजपुरी बोलता होगा, हो सकता है कि जो भी उसकी मातृभाषा है उसको सम्मान देते हुए क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया है। क्या? शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। ठीक है, ये दूसरा हो गया पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अब तीसरा पॉइंट में आप लोग देख लीजिए क्या चीज है। तो शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा यानी 1 to 5 को प्राथमिक शिक्षा कर दिया गया। ठीक है, 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा हो गया, 6 to 8 क्या हो गया? उच्च प्राथमिक हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 से 12 हो गया है आपका ये उच्च माध्यमिक हो गया, एवं उच्च डिग्री कॉलेज या जो भी है, शिक्षा को क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया। किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। अब देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, ये कौन कौन उद्देश्य हैं इसको आप लोग देखिए। एक छोटे रूप में हम आपको समझाने की, ये बहुत विस्तृत चैप्टर है, लेकिन हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से ये छोटे से ही रूप में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, क्यों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, इसका कुछ उद्देश्य था, वो कौन उद्देश्य था, यहाँ देख लीजिए। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं, ठीक है, असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था? तो जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के समुदाय हैं, महिलाएं हैं, या अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं, उनको शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सन 1987 से 1988 में लागू किया गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको सी टेट में भी पूछता है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्राथमिक विद्यालय थे या जो भी विद्यालय थे, उसके अंतर्गत उसको सुधार करने के लिए जो भी बनाया गया, वो ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। लेकिन ये कब चलाया गया, कब लागू किया गया? तो 1987 से 1988 में ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 18 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है? मानकीकरण का आशय क्या है? ठीक है, तो मानकीकरण, ठीक है, यहाँ पर मानकी यानी मानक आप लोग समझते होंगे दोस्तों।
किसी चीज़ का मानक, जैसे मान लीजिए स्केल है, स्केल पर उसमें मानक होता है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5, तो वो एक मानक हो गया। 1 लीटर दूध लेते हैं, वो भी 1 लीटर का मानक हो गया। 1 किलो कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए कि आलू, टमाटर, प्याज 1 केजी, 5 केजी हम लोग लेते हैं, तो एक मानक के अनुसार हम लेते हैं कि 5 केजी आलू जब हम ले रहे हैं, तो हमें 16 रुपया किलो अगर आलू चल रहा है, ठीक है, 16 रुपया केजी अगर आलू चल रहा है, तो 5 केजी हम ले रहे हैं, तो 80 रुपया हमें देना होगा। ये एक मानक हो गया, ठीक है, मानक के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए मानकीकरण का आशय क्या है? परीक्षण, चूंकि हम लोग अभी परीक्षण देख रहे हैं, तो परीक्षण में मानकीकरण, जैसे हम लोग का रिजल्ट भी जो आता है, उसमें क्या होता है, रिजल्ट भी 90 नंबर में मान लिया 80 नंबर पा गए, तो वो एक मानक के अनुसार आता है कि आप इतना परसेंटेज पाए हैं। तो उसी तरीके से किसी वस्तु या उपकरण आदि का ऐसा रूप या मापदंड स्थिर करना जिससे उसकी गुणवत्ता या शुद्धता आदि के संबंध में संदेह की गुंजाइश न रहे, ठीक है। तो मानो कि जैसे 1 केजी अगर आप ले रहे हैं कि कोई भी चीज, तो 1 केजी अगर ले रहे हैं या 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बटखरे, जो बटखरा होता है, जो बाट होता है, उस पर मुहर लगा होता है, ठीक है। या ISI, जो कोई अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो देखते हैं ना कि ISI का मुहर लगा है क्या, तो ISI एक प्रमाणित करता है कि नहीं, ये जो सामान आप ले रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है। तो वही मानकीकरण हो गया, वो जो एक मानक है वो शुद्धता को प्रमाणित करता है। या 1 किलो है तो वो 1 किलो को प्रमाणित करता है, तो इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में हम देखेंगे टी स्कोर, ठीक है। टी स्कोर क्या है या टी फलांक किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इस बार भी देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले टी स्कोर क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। सन 1922 में मैकाले, ठीक है, इसको सन याद रखिएगा, सन 1922 में मैकाले, जहां भी टी स्कोर आता है तो सन 1922, ठीक है, 1922 में मैकाले याद रखिएगा। मैकाले कई स्थानों पर विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में सबसे अधिक बालक 12 वर्ष की अवस्था के थे, ठीक है। कौन? सन 1922 में जो मैकाले थे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। सन 1922 में जो मैकाले एक वैज्ञानिक थे, या ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों का सर्वेक्षण किया, ठीक है। बहुत सारे जब विद्यालय का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये देखा कि 12 वर्ष के बच्चे विद्यालय में ज्यादा पाए गए, ठीक है। 12 वर्ष की अवस्था के थे जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों की अवस्था क्या थी? 12 वर्ष की अवस्था थी। अतः 12 वर्ष के बच्चों पर आधारित तथ्य समग्र के अधिक प्रतिनिधिकारी होंगे। इसलिए मैकाले ने 12 वर्ष की इकाई को आधार मानकर शेष सभी अवस्था के बालकों का मापन करने की चेष्टा की और अपनी विधि को टी स्कोर या 12 स्कोर कहा। यानी देखिए, टी स्कोर आ सकता है या 12 स्कोर। 12 का मतलब 12, स्कोर का मतलब स्केल, ठीक है। स्कोर 12 स्कोर भी हो सकता है और टी स्कोर भी हो सकता है। तो ये इसमें सन 1922 में मैकाले जो थे उसने एक परीक्षण किया। अब उसने, चूंकि देखिए सारे बच्चों को मान रख करके नहीं अपना देखा जा सकता है, तो उन्होंने देखा, बहुत सारे विद्यालय का अपना सर्वेक्षण किया, उसमें उन्होंने देखा कि 12 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे ज्यादा बच्चे अपना स्कूल में हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 12 वर्ष के बच्चों पर ही आधारित तथ्य, यानी जो भी 12 वर्ष के बच्चे थे उन्हीं लोगों पर आधारित एक तथ्य अधिक प्रतिनिधिकारी हो गया। इसलिए मैकाले ने 12 वर्ष के बालकों का मापन करने की चेष्टा की, ठीक है। इसलिए उसको टी स्कोर या 12 स्कोर बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा हो कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, और पेपर जो हमारे समझाने का तरीका अगर आपको ठीक लग रहा हो कि नहीं, ये सर के समझाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज जो वीडियो है उसको लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड
प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा, अभी हम केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगले इसके आगे जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो सेकेंड ईयर का भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जब फर्स्ट ईयर का चारों सब्जेक्ट, वह दो प्रैक्टिकल हैं, लेसन प्लान है, ये सब इस चैनल पर आपको लगाना बताया जाएगा कि लेसन प्लान कैसे लिखते हैं। इसलिए कि बीएड का सबसे महत्वपूर्ण सार होता है वो लेसन प्लान कैसे लिखा जाएगा, ये चीज आपको बताया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 20। मूल्य निर्धारण में कोठारी आयोग के 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें मूल्य निर्धारण, किसी चीज का मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, आप लोग देख रहे हैं ये पेन, हो सकता है कि इस पेन का मूल्य निर्धारण अभी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन कितने की है, ये पेन, ठीक है, ये पेन देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेन देख सकते हैं, ये आपको 2 पेन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन आपको 2 रुपया में, 3 रुपये में मिल जाएगा, ये पेन आपको 40 रुपये में मिलेंगे, या 45 रुपये, 50 रुपये में भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका मूल्य निर्धारण, इसमें क्या है, मूल्य निर्धारण में कोठारी आयोग के 2 सुझाव लिखिए। तो जो कोठारी आयोग था, किसी चीज का मूल्य निर्धारण जब करना था या शिक्षा का मूल्य निर्धारण करना था, तो उसमें कोठारी आयोग का क्या सुझाव रहा, उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया। क्या किया, पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया। वो पंचमुखी कार्यक्रम क्या था, तो पहला था, मान लीजिए जो पंचमुखी कार्यक्रम था उसमें कुछ ये थे, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, यानी शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि पहला था। दूसरा था शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। दोस्तों ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये पेन का ही उत्पादन हो रहा है, ठीक है, ये पेन का ही उत्पादन हो रहा है और आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप अच्छे अच्छे तकनीक अपनाएंगे और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो वही शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, ठीक है, एकता का विकास। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। चौथा है शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। तो दोस्तों ये हमारा आज भी 5 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं तो हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।